नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने और कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और साल जारी रखने का लिया निर्णय। केंद्र और राज्य सरकार ने धनबाद स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट में आगलगी की घटना में मारे गए 14 लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कई उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन पत्र। 7 फरवरी तक नामांकन की अंतिम तारीख। आजसू आज करेगा प्रत्याशी की घोषणा। और राज्य में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं। 6 फरवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की होगी बढ़ोतरी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने और कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और साल के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने इसके लिए 1,30,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। नई दिल्ली में उद्योग निकाय फिक्की के साथ बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे और अगले वित्त वर्ष के लिए 30,000 करोड़ रुपए और आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से 80% फंड का इस्तेमाल राज्य अपनी जरूरत के अनुसार करेंगे और 20% हिस्सा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए होगा। धनबाद शहर के आशीर्वाद टावर में आगलगी की घटना के बाद मारे गए 14 लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुआवजे के लिए फॉर्मेट भेजा गया है। इस फॉर्मेट में मृतकों के नाम, आश्रितों के नाम, उनका संपर्क नंबर, पता समेत अन्य विवरण मांगे गए हैं। केंद्र ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और जख्मी होने वाले लोगों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी फॉर्मेट भेजा गया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जिला आपदा प्रबंधन की ओर से मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हजारीबाग जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने चोरी, छिनतई और गुम हुए 60 से अधिक मोबाइल फोन बरामद कर धारकों को लौटा दिए। बता दें कि हजारीबाग में रोजाना मोबाइल लूट के मामले बढ़ रहे थे और विभिन्न थानों में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधिकारी ने शिकायतों की सूची तैयार की और उन पर कार्रवाई की। पुलिस ने एक सर्विलांस टीम बनाकर शिकायतों पर काम करना शुरू किया और कामयाबी हासिल की। इसमें 9,000 रुपए से 35,000 रुपए तक के मोबाइल शामिल हैं। मोबाइल की कुल कीमत लगभग 10,40,000 रुपए बताई गई है। धनबाद समेत पूरे राज्य की सहिया मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर चली गई हैं। धनबाद में इसका असर अब चिकित्सकीय सेवाओं पर पड़ने लगा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर धनबाद सहित पूरे राज्य में सहियाएं हड़ताल पर चली गई हैं। धनबाद में इसका असर अब चिकित्सकीय सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। कल सहियाओं ने केंदुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में ताला जड़ दिया। इससे इस केंद्र में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा ठप हो गई। यही स्थिति झेरिया, बलियापुर, बाघमारा, टुंडी, तोपचांची, निरसा समेत लगभग अन्य सभी प्रखंडों की है। सहियाओं के हड़ताल पर जाने से इन इलाकों में संस्थागत प्रसव पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ममता वाहन की सुविधा भी इन इलाकों में नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने उपायुक्त संदीप सिंह को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रामगढ़ विधानसभा उपनिर्वाचन 2023 को लेकर कल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। नामांकन की आखिरी तारीख 7 फरवरी 2023 तक दोपहर 3 बजे तक है। वहीं 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 27 फरवरी को होगा, जबकि चुनाव परिणाम 2 मार्च को आएगा। इधर आजसू रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज उम्मीदवार की घोषणा करेगा। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में कल हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवार 4 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। बैठक में चंद्र प्रकाश चौधरी, डोमन सिंह मुंडा, डॉक्टर देव शरण भगत, हसन अंसारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय में नासिर हत्याकांड मामले में अभियुक्त मोहम्मद सैफुद्दीन उर्फ सैफुल्ला को मामले का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20,000 रुपए की सजा सुनाई गई है। अर्थ दंड नहीं देने पर आरोपी सैफुद्दीन को 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अकड़ाही में मोमबत्ती से एक घर में आग लग गई। इस घटना में घर के भीतर सोई एक महिला की जलने से मौत हो गई। साहिबगंज के तालझारी थाना क्षेत्र के भट्टा में हाईवा की चपेट में आने से महाराजपुर के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। 2 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल कल ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में उपस्थित हुई। 6 फरवरी को उनकी जमानत अवधि समाप्त हो रही है। इस कारण उन्हें 6 फरवरी से पूर्व सरेंडर करना होगा। उन्हें अगली बार 8 फरवरी को हाजिर होना है। और अब मौसम। राज्य में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 6 फरवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। पिछले 24 घंटों में राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान चाईबासा में 32.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम खूंटी जिले में 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। क्रिकेट। महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने कल रात पूर्वी लंदन के बफेलो पार्क में फाइनल मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराकर 3 देशों की T20 श्रृंखला जीत ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 110 रनों के लक्ष्य को केवल 18 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत की ओर से हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 56 गेंदों पर 46 रन बनाए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबारों ने इन खबरों को भी प्राथमिकता दी है। प्रभात खबर ने 1932 खतियान आधारित विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने से पहले विधि विभाग द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने संबंधी खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने संसद में अडानी पर विपक्ष का आक्रामक रवैया और कार्यवाही ठप होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। इधर दैनिक भास्कर ने लिखा है चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट, 3 जवान घायल। दैनिक जागरण की सुर्खी है राहे में बालू माफिया ने सीओ को कुचलने का किया प्रयास। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी झारखंड में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने और कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को और 1 साल जारी रखने का लिया निर्णय। केंद्र और राज्य सरकार ने धनबाद स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट में आगलगी की घटना में मारे गए 14 लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कई उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन प्रपत्र। 7 फरवरी तक नामांकन की अंतिम तारीख। आजसू आज करेगा प्रत्याशी की घोषणा। और राज्य में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं। 6 फरवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की होगी बढ़ोतरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।